Welcome to my class. This is second class of robotics. In the first class we have discussed about basic of robotics and we were discussing types of robots. So today we will continue from there only types of robots. तो types of robots में हमने on the basis of locomotion ability पढ़ लिया था. अभी आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एबिलिटी. तो वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से रोबोट कितने तरह के होते हैं. एक नंबर था वो हमने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन एबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एबिलिटी इसमें हमने बताया था कि रोबोट दो तरह के होते हैं, टाइप 1 रोबोट, टाइप 2 रोबोट. टाइप 1 रोबोट वे रोबोट होते हैं जो आदमी से अच्छा काम कर सकते हैं. वो टाइप 1 रोबोट होते हैं. मेनली ये अनस्किल्ड काम होता है. अनस्किल्ड काम कौन अच्छा करेगा? टाइप 1 रोबोट. क्यों अच्छा करेंगे? पिछले वीडियो में बताया था हमने. क्योंकि जो रोबोट है वो तो अपने 99.9% एक्यूरेसी से काम करेगा, लेकिन जो आदमी है वो काम करेगा 90% एक्यूरेसी से. कितना भी मन लगाएगा लेकिन 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी वो नहीं ला सकता. क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा. क्या पता भूख लगी हो, क्या पता उसका हेल्थ इशू हो, क्या पता उसका फैमिली साइड से कुछ इशू हो, वाइफ से लड़ाई हुई हो, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है. तो अगर स्क्रू टाइट करना है, मान लीजिए स्क्रू टाइट करना है, स्क्रू कौन अच्छे से टाइट करेगा? रोबोट अच्छे से टाइट करेगा या फिर आदमी अच्छे से टाइट करेगा? तो रोबोट अच्छे से टाइट करेगा. क्यों? क्योंकि रोबोट तो उसी काम के लिए बनाया गया, वो वही काम करेगा और कुछ सोचेगा है नहीं. लेकिन आदमी के दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं. तो इसलिए टाइप 1 रोबोट वो रोबोट होते हैं जो आदमी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. ठीक है. मेनली ये अनस्किल्ड वर्क जो होता है वो बहुत अच्छे से करते हैं. ठीक है. तो टाइप 1 रोबोट में आप लिखिए. हाँ, अभी टाइप 2 रोबोट भी जान लीजिए. टाइप 2 रोबोट वो रोबोट होते हैं जो आदमी से कम अच्छा काम कर पाते हैं. मतलब आदमी ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है. ठीक है. जो स्किल्ड जॉब है ये कौन अच्छे से करेगा? ये टाइप 2 रोबोट करेंगे. ये स्किल्ड जॉब आदमी अच्छे से करेगा, रोबोट नहीं कर पाएंगे अच्छे से. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई रोबोट स्पेस में भेजा गया, किसके लिए? पानी का पता लगाने के लिए. वहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रह पे पानी है या नहीं, तो वो गया रोबोट वहाँ पे. तो मान लीजिए पानी का पता लगाने गया है, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? वहाँ पे हीरे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है. तो वो सोना और हीरे से उसका कोई मतलब ही नहीं है. वो केवल पानी का पता लगाने गया. अगर होगा तो बताएगा, उसमें सेंसर जो लगे होंगे. नहीं होगा तो नहीं बताएगा. लेकिन अगर आदमी को भेजा है कहाँ पे? पानी का पता लगाने के लिए किसी सैटेलाइट, उसी सैटेलाइट पे, उसी ग्रह पे भेजा है, तो आदमी क्या करेगा? अगर बगल में हीरे का टुकड़ा पड़ा है तो वो भी जान जाएगा. सोने का पड़ा है तो वो भी जान जाएगा, और कई सारी चीज़ें जान जाएगा. ठीक है. तो जो स्किल्ड जॉब है उसके लिए आदमी अच्छे से काम करेगा. टाइप 2 रोबोट वो होते हैं जो मतलब आदमी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. वो टाइप 2 रोबोट होते हैं. मेनली ये स्किल्ड जॉब होता है, वो आदमी अच्छे से परफॉर्म करता है. ठीक है. तो अब आप लिख लीजिए टाइप 1 रोबोट. टाइप 1 रोबोट इट कैन परफॉर्म टास्क बेटर देन ह्यूमन बीइंग. ठीक है. ये टाइप 1 रोबोट है. नॉन स्किल्ड जॉब होती है. ठीक है. कौन कौन सी जॉब? स्क्रू टाइट करना, ड्रिलिंग करना, ये सारी नॉन स्किल्ड जॉब है. इसको कौन करेगा? अच्छा इसको परफॉर्म करेगा रोबोट. तो टाइप 1 रोबोट इट कैन परफॉर्म टास्क बेटर देन ह्यूमन बीइंग, है ना. ठीक है. अब दूसरा है टाइप 2 रोबोट. इसमें लिखिए दे कैन नॉट परफॉर्म टास्क बेटर देन ह्यूमन बीइंग. दे कैन नॉट परफॉर्म टास्क better than human being, but they save human life from dangerous situation. Such robots are used in space exploration,
वॉल्केनिक स्टडीज एंड डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये सारे रोबोट डेंजरस जगह पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को खतरा है, तो पहले इन रोबोट्स को भेजा जाता है। जैसे गगनयान मिशन है, तो गगनयान मिशन स्पेस में जाएगा। ये पहली इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है गगनयान। तो इसमें एक व्योममित्रा रोबोट है, उसको 2 बार भेजा जाएगा। पहली बार भी भेजा जाएगा, स्पेस में जाएगा, ये घूम के आएगा। उसके बाद दोबारा फिर जाएगा, स्पेस में घूम के आएगा। फिर तीसरी बार ये व्योममित्रा रोबोट जो है वो ह्यूमैनॉइड रोबोट है, वो जाएगा कहाँ पे, स्पेस में, और वापस आ जाएगा। पहला राउंड, दूसरा राउंड फिर जाएगा, वापस आ जाएगा। फिर तीसरी बार में किसे भेजा जाएगा, तीसरी बार में मैन्ड फ्लाइट होगी इसरो की गगनयान। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी, जैसे मलेशियन एयरक्राफ्ट एक बार क्रैश हुआ था, तो वहाँ ओशन में जाएगा कौन खोजने, रोबोट खोजने जाएगा अंदर, समुद्र के अंदर। तो जो भी डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम इन रोबोट्स का यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। रोबोट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो उनकी बॉडी का शेप होगा और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, इसमें पहला है हमारा मैकेनिकल रोबोट्स। मैकेनिकल रोबोट्स का कोई शेप नहीं होता है, मशीन की तरह के होते हैं, और वो मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। मैकेनिकल रोबोट्स कहाँ, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में भी छोटे रोबोट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा एनिमल रोबोट। एनिमल रोबोट्स, ठीक है। तो एनिमल रोबोट्स जिनका शेप एनिमल की तरह होता है, एनिमल रोबोट्स, जैसे रोबो चीता, वो डिफेंस में यूज होता है, रोबो चीता। ठीक है, तो चीता की तरह दिखेगा। रोबो डॉग जो है, डॉग की शेप का होगा। रोबो कैट, ठीक है। तो ये शेप क्या रहता है, डिसाइड किया जाता है। तो रोबो डॉग क्या नाम है इसका, आइगो है, आइगो रोबोट है, इसका नाम है आइगो, AIGO, आइगो रोबोट। सोनी कंपनी का रोबोट है। ठीक है, आइगो रोबोट सोनी कंपनी का है। रोबो डॉग ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला रोबोट है। इसकी बहुत ज्यादा कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बिक चुकी हैं। इसमें क्या क्या खासियत है, जो डॉग में खासियत होती है वही इसमें भी है। पहला है, कुत्ते की खासियत ये होती है कि वो आदमी के साथ साथ चलता है और अपरिचितों पर भौंकता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ऐसे सेंसर लगा दिए हैं जो आदमी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये सेंस करते 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 आदमी के साथ चले जाएंगे। सेम वे में कुत्ता जैसे जाता है वैसे ये भी चले जाएंगे। ठीक है, और कुत्ता अपरिचितों पर भौंकता है, स्ट्रेंजर्स पर कुत्ता भौंकता है। तो इसमें 15 से 20 फोटो डाल दी जाती हैं जो जिनको ये स्कैन करके उन पे नहीं भौंकेगा। लेकिन जैसे कोई नई इमेज इसके सामने दिखेगी, क्योंकि इसमें कैमरा लगा होता है, तो जैसे कोई नई इमेज सेंस करेगा उसको भौंकेगा। तो अगर आप अपने ऑफिस से इसको कनेक्ट किए हो तो ऑफिस में आपको अलर्ट से पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई नया आया है, तो आप देख भी सकते हो क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगा आपके, इसकी एक्सेस आपके मोबाइल पे चली जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें देख भी सकते हो कि आपके घर में कौन आया है। तो ये कुत्ते की जैसे होता है, ये बहुत सबसे ज़्यादा दुनिया में भी दिख चुका है ये वाला रोबोट, भौंकेगा भी अपरिचितों पर, है ना। दूसरा है रोबो कैट। रोबो कैट ये है टामा।
इसको बनाया है मात्सुशिता कंपनी ने। ये जापान की कंपनी है, इसको रोबोकैट, इसको मात्सुशिता कंपनी ने बनाया, ठीक है। ये जापानीज कंपनी है। इसमें क्या है, इसमें बिल्ली के जैसे दिखेगी, इसमें ट्रैफिक रूल्स डाल दिए गए। ट्रैफिक रूल्स, ये आदमी के साथ टहलने जाएगी और जैसे ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जलेगी, ये उसको रोक देगी आदमी को, ठीक है। और जब जैसे ग्रीन लाइट होगी, रोड क्रॉस करने के लिए करेगी, क्योंकि इसमें ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस अच्छे से डाले गए। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, अपने यहाँ जब लोग ट्रैफिक रूल्स ठीक से फॉलो नहीं करते, तभी तक फॉलो करते हैं जब तक चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा रहता है। जैसे ही पुलिस वाला नहीं है, चाहे रेड लाइट चल रही हो, चाहे जो लाइट चल रही हो, चाहे ग्रीन चल रही हो, वो सीधे चले जाएंगे, देखते भी नहीं है। तो अपने यहाँ इंडिया में अगर ये रोबोट ले आते हैं तो ये हमें जान से मरवा सकता है, ठीक है। साथ ही ये, क्योंकि इसमें हाँ, ये जान से मरवा सकता है। ये जो बुढ़े लोग हैं उनको दिखता भी कम है, तो उनके लिए ये अच्छा है ये वाला रोबोट। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में सक्सेस नहीं होगा, ठीक है, रोबोकैट। और इसमें कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें भी डाल दी गई हैं, मिमिक्री भी कर सकता है और एड ऑन और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अम्यूजमेंट के लिए भी ये जरूरी है। क्योंकि जापान में लोग अकेलापन बहुत फील करते हैं, तो जापान में ऐसे रोबोट बहुत सारे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये है एनिमल रोबोट्स। अगला है ह्यूमनाइड रोबोट। ह्यूमनाइड रोबोट्स जो दिखने में ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला है एंड्रॉइड, दूसरा है गायनाइड रोबोट। एंड्रॉइड रोबोट वो होते हैं जो दिखने में मेल होते हैं, ठीक है, मेल। और गायनाइड रोबोट फीमेल होते हैं, है ना। एंड्रॉइड मेल, गायनाइड फीमेल। वैसे रोबोट का कोई जेंडर नहीं होता है कि रोबोट का कोई जेंडर होता है, लेकिन ऐसे बनाए गए हैं कि वो दिखने में आदमी के जैसे दिखेंगे, वो दिखने में लेडीज जैसे दिखेंगे। तो ये जो गायनाइड रोबोट है, सोफिया इसका एग्जाम्पल। सोफिया रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है नागरिकता दी गई है? इसका बेसिकली यही मतलब है कि वहाँ के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम किया गया है, ताकि लोग और जाने और अच्छी साइंटिफिक चीज़ें जानने की कोशिश करें, इसलिए उसको नागरिकता दी गई है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैकेनिकल रोबोट्स, एनिमल रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रोबोट्स अभी खत्म हो गए। अगला टॉपिक हमारा होगा लॉज ऑफ रोबोटिक्स, मतलब एथिकल एंड मोरल लॉज हैं कुछ रोबोटिक्स के, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ रोबोटिक्स है, ये एथिकल एंड मोरल लॉज है। तो अगर कोई भी रोबोटिक कंपनी है, कोई भी रोबोटिक इंजीनियर है, वो बना रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो लॉज ऑफ रोबोटिक्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। तो रोबोट का अगर हम सबसे पहले देखें वर्ड किसने यूज़ किया, तो 1920s में रोबोटा वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। केरल चपाक एक थे चेकोस्लोवाकिया के,
केरल चपाक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने फिक्शंस में इन्होंने लिखा था, रोबोटा वर्ड का यूज किया था, रोबोटा वर्ड। ठीक है, ये जो रोबोटा वर्ड था ये आदमी का दोस्त नहीं हुआ करता था इनके फिक्शंस में। कौन वो क्या हुआ करता था, वो दुश्मन हुआ करता था, ये आदमी को मारता था। रोबोटा वर्ड आदमी, रोबोटा जो था वो आदमी को मारने का काम करता था। ठीक है, 1920s में इन्होंने रोबोटा वर्ड यूज किया था। ये डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री बता रहे हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोटा वर्ड मतलब ये रोबोटा अच्छा नहीं था। ठीक है, आदमी को मारने का काम क्या करता था। लेकिन 1942 में हाँ, ये केरल चपाक कहाँ से थे, ये थे चेकोस्लोवाकिया के थे। ठीक है, अभी चेक अलग है, स्लोवाकिया अलग है। ठीक है, पर ये कहाँ के थे, ये चेकोस्लोवाकिया के थे। 1950 में उन्होंने रोबोटा वर्ड यूज किया था। ये हार्म करता था, ह्यूमन को हार्म करता था। ये वाला जो इनके फिक्शंस में यूज हुआ था, ह्यूमन को हार्म करता था, ये दोस्त नहीं हुआ करता था। अब आगे है आइजैक असिमोव 1942 में। आइजैक असिमोव इन्होंने अपने साइंटिफिक फिक्शन में रोबोट वर्ड का सबसे पहले यूज किया, रोबोट वर्ड का। इसमें जो ये वाला रोबोट था, ये आदमी की सहायता करता था, हेल्पर, एक सहायता करने का काम करता था ये वाला। ठीक है, साथ ही आइजैक असिमोव ने कुछ रूल्स दिए जिन्हें इथिकल रूल्स ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं, या लॉज ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके क्या क्या रूल है आगे हम जानेंगे। तो इनके मेनली 3 रूल थे, बाद में एक चौथा रूल और जोड़ा गया जिसको 0 रूल कहते हैं। फर्स्ट क्या है, robot will never harm human being. And it will not be a cause of harm to human being. Robot will never harm human being and it will not be a cause of harm to human being. मतलब रोबोट कभी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये नुकसान पहुंचाने का कारण भी नहीं बनेगा, है ना। ये फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ, second law, robot will obey all the command given by human being. Robot will obey all the command given by human being until it is in contradiction with first one. इसका क्या मतलब हुआ? Robot will obey all the command given by human being until it is in contradiction with first one. मतलब ये है कि रोबोट आदमी के द्वारा दी गई सभी कमांड को फॉलो करेगा जब तक कि
ये पहले के साथ कंट्राडिक्शन ना हो जाए। मतलब अगर रोबोट पहला क्या था, पहला रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमन बीइंग, ये था। मतलब रोबोट कभी मनुष्य को कष्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर कोई मनुष्य बोलेगा कि इसको मारो तो ये नहीं मारेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले के साथ कंट्राडिक्शन हो जाएगा, है ना। तो रोबोट विल ओबे ऑल द कमांड गिवन बाय ह्यूमन बीइंग अंटिल इट इज इन कंट्राडिक्शन विद फर्स्ट वन। तो ये हमारा सेकंड रूल, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा रहे हैं। रोबोट आदमी के द्वारा जो भी कमांड दी जाएगी उसको फॉलो करेगा, लेकिन ये उस कमांड को नहीं फॉलो करेगा जो फर्स्ट रूल के साथ कंट्राडिक्शन करेगी। तो फर्स्ट रूल क्या था कि रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमन बीइंग। मतलब अगर आदमी कमांड भी दे रहा है कि रोबोट इस आदमी को नुकसान पहुंचाओ, तो वो नहीं पहुंचाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोटिक्स कहता है कि रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सेकंड ये हो गया। अब थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ है robots will try to save its own existence until it is in contradiction with first and second law, ठीक है। रोबोट विल ट्राई टू सेव इट्स ओन एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज इन कंट्राडिक्शन विद फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इसका मतलब यही हुआ कि रोबोट अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन जब तब तक बचाएगा जब तक फर्स्ट और सेकंड लॉ के कंट्राडिक्शन में ये नहीं हो रहा है, तभी तक बचाएगा। जैसे ही कंट्राडिक्ट करेगा ये अपने आप को नहीं बचाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक रोबोट खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, तो रोबोट को अगर आदमी या अपने में से किसी एक को बचाना है तो रोबोट किसे बचाएगा? रोबोट आदमी को बचाएगा, अपने आप को नहीं बचाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया? ये तीसरा रूल था। तो ये स्टार्टिंग में ये 3 रूल दिए गए थे। मतलब ये रूल एथिकल रूल थे। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी रोबोटिक इंजीनियर ये रोबोट बना रहा है, डिजाइन कर रहा है, तो इन सभी रूल्स का ध्यान रखना होता था, क्योंकि कोई इसमें ऐसी चीज न डाल दे जो ह्यूमन को हार्म करे, है ना, मनुष्य को हार्म करे। लेकिन बाद में अमेरिका ने इस थ्योरी को नहीं माना, तो असीमो को एक और रूल देना पड़ा, 0 रूल, ठीक है। बहुत सारे डिफेंस रोबोट्स बन के आने लगे, तो एक 0 रूल देना पड़ा। उसमें 0 रूल में ये बताया गया कि रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमैनिटी। पहले वाले में क्या था? फर्स्ट रूल में फर्स्ट लॉ जो था उसमें ये था कि रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमन बीइंग, और जो 0 रूल आया उसमें क्या था? रोबोट विल नेवर हार्म ह्यूमैनिटी। मतलब कि रोबोट ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी को नहीं पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी में क्या बड़ा है? तो जिनको डिफेंस रोबोट बनाना था उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी बड़ी है, ह्यूमन बीइंग छोटा है, ह्यूमैनिटी बड़ी है, मतलब मानवता बड़ी है। तो अगर कोई आतंकवादी है तो उसको रोबोट से मारा जा सकता है 0 रूल के हिसाब से, ठीक है। इन 3 रूल के हिसाब से तो आतंकवादी को भी नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन है ना, मनुष्य है, तो मनुष्य को रोबोट से नहीं मारा जा सकता। लेकिन जो 0 रूल है, जिनके हिसाब से डिफेंस रोबोट बनाना शुरू हुए जिस रूल के हिसाब से, तो वो रूल है 0 रूल। उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग छोटा है, ह्यूमैनिटी बड़ी है। तो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अगर ह्यूमन बीइंग को मारना पड़े तो उस 0 रूल के अनुसार मारा जा सकता है, ठीक है। तो अब आप 0 रूल लिख लीजिए। Robot will never harm humanity because humanity is much more important than human being.
ठीक है, इंडिया जो है जीरो रूल को नहीं मानता है, इसीलिए इंडिया में जीरो डिफेंस रोबोट्स अभी नहीं बनाए जाते हैं, है ना। आगे क्या पता बनाना शुरू किया जाए। डिफेंस रोबोट मतलब बनाए जाते हैं, लेकिन वैसे रोबोट नहीं जो किल करें किसको, ह्यूमन बीइंग को किल करें, वैसे रोबोट नहीं बनाए जाते हैं, है ना। तो इंडिया अभी जीरो रूल को नहीं मानता है। ये है लॉज ऑफ रोबोटिक्स। ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, लेकिन फिर भी हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी। आगे आने वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, हमने बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एप्लीकेशन पार्ट से हम आते हैं, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कैसे टॉपिक को कवर करेंगे किसी भी टॉपिक को। अब एप्लीकेशन पे आते हैं। तो एप्लीकेशन में हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स करते हैं ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, कि रोबोट का इंडस्ट्री में एप्लीकेशन कैसे किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में रोबोट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो दुनिया में हर जगह, हर देश में, लगभग हर देश में रोबोट यूज किए जाते हैं। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कम यूज किए जाते हैं। तो एक है IFR एजेंसी है, IFR इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। वो हर साल वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट IFR है एजेंसी, IFR इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, है ना। ये कौन सी रिपोर्ट देती है हर साल ये देती है वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी ये 2025 चल रहा है, जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट वो कब आई थी, 2024 में आई थी, है ना। तो 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो भी कैलकुलेशन किया गया था वो कहाँ किस साल का किया जाएगा, क्योंकि 2024 में रिपोर्ट बनी है तो 2023 वाला किया जाएगा। तो अभी हम जो लेटेस्ट है उस रिपोर्ट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो क्या है, वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024, है ना। तो आप नोट करिए, ये थोड़ा लिखवा रहे हैं। According to World Robotics Report 2024, published by International Federation of Robotics, five lakh 41,000 robots, 5,41,000 robots have been established in industries across the world. This number is 2% less than the previous year. This number is 2% less than the previous year. तो प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2023 की जो रिपोर्ट थी उसमें 2022 का डेटा यूज किया गया था ना, तो उसमें और ज्यादा रोबोट बनाए गए थे, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इसमें 5,41,000 रोबोट्स, ठीक है। तो ये 2% कम हुआ पिछले साल से, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, majority of industrial robots are established in electronics and automobile sector. Majority of industrial robots are established in
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। मोर देन नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन हाफ ऑफ द रोबोट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन चाइना। जो टोटल इतने रोबोट बनाए गए हैं इसमें हाफ ऑफ द रोबोट मतलब आधे से ज़्यादा रोबोट, कितना तो अभी बताएंगे कितना, मतलब 51% रोबोट अकेले चाइना में केवल सेटअप हुए हैं। 51% रोबोट केवल अकेले चाइना में, और 49% रोबोट दुनिया में पूरे देशों को मिला के हुआ है। 41% इन चाइना ओनली, है ना। तो चाइना रोबोटिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ये पॉइंट नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, according to the report, more than 4 billion industrial robots, according to the robots, more than 4 million industrial robots are present in various industries in the world, are present in various industries in the world। 4 मिलियन रोबोट्स, 4 मिलियन मतलब 40 लाख से ज़्यादा, 40 लाख से ज़्यादा टोटल रोबोट प्रेजेंट हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियल रोबोट की बात चल रही है ना। तो ये 5,41,000 रोबोट बनाए गए, किसमें 2023 में बनाए गए, मतलब 2024 में रिपोर्ट दी गई तो 2023 का डेटा यूज किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा रोबोट किसने बनाया, सबसे ज़्यादा रोबोट चाइना ने बनाया, कितना 51%, टोटल रोबोट का 51%, आधे से ज़्यादा चाइना ने अकेले बनाया। उसके बाद दुनिया में अब तक शुरू से लेकर अब तक कितने रोबोट हो चुके हैं इंडस्ट्रियल रोबोट, 4 मिलियन, मतलब 40 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट दुनिया में आज अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हाँ टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब आप नाम जान लीजिए, थोड़ा इसको रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। टॉप 5 कंट्रीज ये हो गया, इधर लिख देते हैं टॉप 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज। ठीक है, पहले पे है चाइना, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पांचवें पे जर्मनी, छठे पे है हमारा इटली, सातवें पे इंडिया, सातवें पे है इंडिया। ठीक है, तो अगर हम टॉप 5 कंट्रीज का देखें, जो टोटल रोबोट है इनका 79% है। ये थोड़ा डेटा बेसिस है, लेकिन ये आ सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, थोड़ा डेटा है, हालांकि रिपोर्ट बहुत बड़ी थी, हमने इसको बहुत शॉर्ट में किया, जो इंपॉर्टेंट डेटा था वही हमने यहाँ पे लिया। तो 79% रोबोट, ये जो टॉप 5 कंट्रीज है इसमें, टॉप 5 कंट्रीज मतलब जर्मनी तक, ये जो टॉप 5 कंट्रीज है इसमें टोटल रोबोट का 79% तो इन्हीं 5 देशों में बनाए गए, है ना। जो रिमेनिंग रोबोट्स हैं कितना 21% वो पूरे वर्ल्ड में बनाए गए, बाकी सारे देशों में। तो ये जो डेवलपमेंट मेनली यही कई कंट्रीज हैं ऊपर वाली जिनका रोबोटिक्स पे राज है, बाकी तो पीछे चल रहे हैं सब इस फील्ड में। इंडिया 7वें नंबर पे है। तो इंडिया में कितने रोबोट बनाए गए, इंडिया में 5,000 से ज़्यादा रोबोट बनाए गए। कितने इंडिया में रोबोट बनाए गए हैं 8,500, 8.5 के, है ना। इंडिया में 8.5 के रोबोट बनाए गए, कितने 8.5 के। अगर जाना है तो जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, जो तुम नींद लगी तो चले जाओ। इंडिया में 8.5 के मतलब 8,500 रोबोट्स इंडिया में बनाए गए हैं। कब 2023 में, है ना।
ये रिपोर्ट में था। तो एक लाइन आप और लिख लीजिए, इन इंडिया यूज ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट इज इंक्रीजिंग एंड टोटल 8.5 के robots have been established in 2023. Total 8.5 के robots have been established in 2023. तो इंडिया में जो 2022 में भी कुछ रोबोट बनाए गए होंगे और जो 2023 में कितने बनाए गए? 8,500। तो ये पिछले वाले से कितना ज्यादा है? ये हमारा प्लस है, कितना ज्यादा? 59%। जो पिछले साल में बनाए गए थे उसका 59% ज्यादा 2023 में बनाए गए इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट से हमने इतना डेटा निकाला। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही कम डेटा है, ज्यादा नहीं है, ये आ सकता है सब, है ना। और अगर आप 2025 के बजाय 2026 में एग्जाम देंगे तो आप एक पेज छोड़ दीजिए। हाँ, एक पेज आप छोड़ दीजिए, अगले साल फिर जब नई रिपोर्ट आएगी तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया ना। अब हम आते हैं बगल के गांव में शादी है तो गाना चल रहा है, तुनक तुनक धुन तुलना। आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि माइक हमारे पास है नहीं, तो दूर से बोलने पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा आ रही है ना। तो माइक ऑर्डर किया, अभी थोड़े दिन में माइक आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। Increase productivity. Increase in productivity. कैसे? एक रोबोट काम कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है। आदमी तो कितनी देर काम करेगा? आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 8 घंटे काम करेगा, 9 घंटे काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं काम कर पाएगा। लेकिन जो रोबोट है वो बिना थके, रोबोट कैन वर्क 23.5 hours with half an hour of maintenance। मतलब रोबोट को 24 घंटे में आधे घंटे मेंटेनेंस के लिए चाहिए, चार्ज होने के लिए, थोड़ा मशीन को भी थोड़ा सा रेस्ट जरूरी होता है, तो आधे घंटे वही कूलिंग और चार्ज होने के लिए चाहिए। बाकी 23.5 घंटे वो बिना थके काम कर सकता है ना। तो प्रोडक्टिविटी हमारी रोबोट ज़्यादा करेगा या मशीन ज़्यादा, मतलब इंसान ज़्यादा करेगा? तो रोबोट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। ठीक है, देखिए, बिकॉज रोबोट्स आर फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। रोबोट ज़्यादा तेज काम करेंगे, है ना। दूसरा है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी इसमें है robots are more accurate and error free. Robots are more accurate and error free, है ना। रोबोट गलतियां कम करते हैं और काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। आदमी की एक्यूरेसी 80% से ज्यादा नहीं हो सकती, 90% ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन रोबोट की एक्यूरेसी पूरी 99.9% रहती है ना। ये क्यों होती है बताया था पहले। नेक्स्ट है लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। लेस प्रोडक्शन कॉस्ट।
लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। ये कैसे? इसमें लिखिए रोबोट्स आर चीपर देन ह्यूमन बीइंग। रोबोट्स आर चीपर देन ह्यूमन बीइंग। ये कैसे, ये बताते हैं। जैसे एक रोबोट है, हाँ एक बार एक सर्वे में देखा गया, 2 रोबोट एक कार को कितनी देर में पेंट कर रहे हैं? 90 सेकंड में, है ना। 90 सेकंड में एक कार को पेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 आदमी उसको 2 आदमी अगर से एक कार को पेंट कर रहे हैं तो कितनी देर में करेंगे? 15 मिनट में। तो कौन ज्यादा तेज काम कर रहा है? रोबोट ज्यादा तेज काम कर रहे हैं, है ना। रोबोट को जैसे 24 घंटे काम लेने हैं तो एक ही रोबोट से लिया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी से 24 घंटे लेने हैं तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद में रोबोट का जो कॉस्ट होता है ना, रोबोट का जो कॉस्ट होता है वो, एक बार रोबोट खरीद लिया हमने तो 10 साल तक चलेगा, है ना। लेकिन 2 साल में वो अपने पूरा पैसे अदा कर देगा, जितने का वो मिला था वो 2 साल में उसके बराबर हो जाएंगे। 8 साल वो फ्री में काम करेगा। आदमी तो बीमार भी होता है, तो आदमी का दवा पानी कंपनी ये भी सब ध्यान रखती है, तो कौन अच्छे से काम करेगा ना? रोबोट अच्छे से काम करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बन के तैयार होगा तो रोबोट के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट चीपर होगा, थोड़ा सस्ता होगा, है ना। अकॉर्डिंग, अगला नोट करके लिखिए। अकॉर्डिंग टू IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, अकॉर्डिंग टू IFR द पे बाय टाइम ऑफ रोबोट्स इज 2 ईयर। है ना। इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर यूजिंग डे बाई डे। ठीक है, रोबोट का यूज किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है रोबोट्स का यूज। रोबोट, अगला पॉइंट लिखिए, चौथा है रोबोट कैन वर्क इन एडवांस एंड डेंजरस कंडीशंस। रोबोट कैन वर्क इन एडवांस एंड डेंजरस कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड अराउंड डेंजरस केमिकल एटसेट्रा। रोबोट क्या है? हाई टेम्परेचर में भी रोबोट, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें रोबोट काम कर लेगा। कोई डेंजरस सिचुएशन है उसमें भी रोबोट काम कर लेगा। कोई गैस कहीं लीकेज है उसमें भी रोबोट काम कर लेगा। आदमी इन सब जगह पे नहीं काम कर पाता है। आदमी को काम करने के लिए सफिशिएंट लाइट चाहिए, हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। अगर गर्मी है तो AC लगी होनी चाहिए, ठंडी है तो थोड़ा ब्लोअर लगे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए। लेकिन रोबोट को कुछ नहीं चाहिए। रोबोट एडवांस वेदर कंडीशन में भी काम कर सकता है, बिना थके काम कर सकता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट बेनिफिट लिखिए, इफ रोबोट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, लेबर लॉस एंड अदर सेफ्टी लॉस आर नॉट एप्लीकेबल। इफ रोबोट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, लेबर लॉस एंड अदर सेफ्टी लॉस आर नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो जैसे रोबोट का इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है तो जो लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज क्या होते हैं? ताकि लेबर ठीक से काम करें, उनकी भलाई के लिए एक लेबर लॉज बनाए जाते हैं कि इतने से ज़्यादा घंटे काम नहीं कर सकते हो। जैसे एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इनको लेबर लॉज में उचित इन्वायरमेंट ये सब अच्छा होना चाहिए, काम का वर्किंग प्लेस का इन्वायरमेंट ये सब ठीक होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये सब किस में नहीं होता? अगर रोबोट काम करेंगे तो ये उसमें नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हो गया ना। चलो अगला है issues and concerns using robots, ठीक है। इंडस्ट्री में जब
यूज होगा रोबोट, तो उसमें क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न आएंगे, ये पॉइंट नोट करिएगा। तो देखिए, जब रोबोट आ जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि रोबोट विल रिप्लेस द ह्यूमन लेबर, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में गिरावट आएगी, है ना। डिवैल्यूएशन ऑफ लेबर, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट या डिवैल्यूएशन ऑफ लेबर होगा तो जो लेबर की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर विल गो डाउन। जब परचेजिंग पावर नहीं बचेगी लेबर के पास तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे खरीदने के लिए सामान। तो जब सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे तो जो कंपनियां सामान बना रही हैं उनका बिकेगा ही नहीं सामान, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा। और ये अगर लंबे समय तक इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा तो ग्रोथ रेट हमारी डाउन हो जाएगी, ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हो जाएगी, है ना। लॉन्गर पीरियड अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो ग्रोथ रेट हमारी डाउन हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आएगी, एक बार फिर से समझाता हूँ। जब रोबोट आ जाएंगे इंडस्ट्रीज में तो जो लेबर काम कर रहे हैं, रोबोट विल रिप्लेस द ह्यूमन लेबर, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जो पहले से काम कर रहे हैं उनका डिवैल्यूएशन ऑफ लेबर, ठीक है, उनको सैलरी उनकी कम हो जाएगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट या उनकी सैलरी कम हो जाएगी तो उनकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी तो वो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। भाई कोई भी लेबर है वो पहले कुछ काम करता है, उससे जो पैसे पाता है उससे सारी चीज़ें मार्केट में जाके खरीदता है, लेकिन जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं खरीदेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर डाउन। जब परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा मार्केट में, है ना, मार्केट क्रैश कर जाएगी और ग्रोथ रेट क्या है बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये पूरा इश्यूज एंड कंसर्न्स में आएगा इंडस्ट्रियल रोबोट्स का। तो क्या हम इंडस्ट्रियल रोबोट यूज ना करें? बताइए, क्या इंडस्ट्रियल रोबोट यूज ना करें? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो यूज कर रही है तो हमें भी यूज करना होगा। तो हमें अगर यूज करना होगा तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, मतलब करनी पड़ेगी। तो वे आउट क्या है? तो हमने एक नया वे आउट निकाला है, मतलब वे आउट, आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि हमें यूज तो करना है। अगर नहीं यूज करेंगे तो हमारी जो राइवल कंपनीज हैं, जो हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनीज हैं, वो रोबोटिक का ये फायदा लेकर के और सस्ता सामान बनाएंगे। हम यूज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें यूज करना है, लेकिन उसको एक दिमाग से यूज करना है। कैसे? जो भी स्किल्ड जॉब है वो हम किसके द्वारा करवाएंगे? आदमियों के द्वारा। और जो अनस्किल्ड जॉब है उसमें हम वो करवाएंगे रोबोट्स के द्वारा, है ना। और जो हमारे अनस्किल्ड लेबर है उनको स्किल दे देंगे साथ ही साथ। तो जिससे क्या होगा, रोबोट और ह्यूमन रोबोट को एग्जिस्टेंस एक साथ रहेगा इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो एक साथ रहेगा तो अच्छे से काम चलेगा। ठीक है, समझ में ना? वे आउट क्या है? वे आउट में यही है कि स्किल्ड जॉब आदमी के द्वारा की जाएगी और अनस्किल्ड जॉब रोबोट के द्वारा की जाएगी। जो भी आदमी अनस्किल्ड है उनको स्किल देकर स्किलफुल किया जाएगा। तो ये हमारा वे आउट है। यू कैन राइट वे आउट, वे आउट। यूज ऑफ रोबोट in developing countries will have far reaching use of robots है। जल्दी लिखिए, मतलब मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा तेज लिखिए। यूज ऑफ रोबोट इन डेवलपिंग कंट्रीज will have far reaching impact on economy, but if an industry is
is not using robot, then the company will lose its market value because it won't be able to get the benefits of robotics. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, use of robot in developing countries will have far-reaching impact on economy, but if an industry is not using robot, then the company will lose its market share because it won't be able to get the benefit of robotics, है ना। उसकी जो राइवल कंपनी है वो तो यूज कर रही है, और वो यूज अगर नहीं करेगी तो मार्केट में पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट, एज अ वे आउट ह्यूमन रोबोट कोएग्जिस्टेंस, एज अ वे आउट ह्यूमन रोबोट कोएग्जिस्टेंस कैन बी अडॉप्टेड in industries, can be adopted in industries where skilled work will be done by humans, where skilled work can be done by human laborers and non-skilled work will be assigned to robots. Non-skilled work will be assigned to रोबोट्स। तो मेनली इसमें हम 3D का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। 3D का कॉन्सेप्ट है, आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो 3D का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। इस यूज एंड कंसर्न में 3D का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। सब वे आउट 3D, डल, डर्टी और डेंजरस। चल मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है, ठीक है। तो जैसे इसको टाइप करना है, कटिंग करना है, ये सब किससे करवाएंगे? रोबोट से करवाएंगे। 3D ये रोबोट से करवाएंगे, बाकी जो स्किल्ड वाला काम है ये हम किससे करेंगे? जो स्किल्ड वाला काम है वो हम आदमियों से करवाएंगे, ह्यूमन लेबर से करवाएंगे, है ना। तो जो भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डर्टी मतलब जो भी गंदा काम है, जैसे सीवर क्लीनिंग करवाना है, किससे करवाएंगे? कहीं हर साल मैनुअल स्कैवेंजिंग में हर 3-4 महीने में खबर आती है कि कोई लेबर अंदर गया था साफ करने, गिर के मर गया, जहरीली गैस से वो मर गया, है ना। तो जो डर्टी काम है, हम ऐसे रोबोट डिजाइन करें जो सीवर क्लीनिंग के लिए काम करें, है ना। तो डर्टी काम, जो भी गंदा काम है वो किससे करवाएंगे? रोबोट से करवाएंगे। जो भी डेंजरस काम है, जैसे डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो किससे करवाएंगे? रोबोट से करवाएंगे, है ना। और ह्यूमन लाइफ को सेव करें। तो हमने ये 3D का कॉन्सेप्ट, हमें ये 3D का कॉन्सेप्ट अपनाना होगा। नेक्स्ट आप लिखिए, unemployed non-skilled labor who came out of industry due to use of robot. Unemployed non-skilled laborers who come out of industry due to use of robot can be converted into skilled labor. Can be converted into skilled labor by providing skills training through various government programs, CSR, NGOs initiative। CSR मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है? तो जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो वो अपने प्रॉफिट का 2% CSR को देती है। ये कहाँ में यूज किया जाता है? गरीबों की भलाई के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एजुकेशन, इनमें सब में किया जाता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब में किया जाता है। तो जो भी अनस्किल्ड लेबर है उनको पहले स्किल किया जाएगा, और डर्टी और डेंजरस काम किससे करवाया जाएगा? रोबोट से। तो इस तरह वे आउट में हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। समझ आएगा? जी हाँ। अगला टॉपिक हमारा रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। नेक्स्ट टॉपिक है रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन।
पहला लिखिए रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स एंड रोबोटिक्स आर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक्स आपने सुना होगा ना, प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है? जैसे प्रोस्थेटिक लेग, आप लोगों ने सुना होगा प्रोस्थेटिक लेग। जैसे किसी का पैर टूट जाता है तो प्लास्टिक का या कोई एक आर्टिफिशियल पैर लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक लेग, है ना। लेकिन जैसे हमारी बॉडी का क्या है, हमारा हाथ ये उठ रहा है तो ये क्यों उठ रहा है? हमारा माइंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहा है ना। हाथ में भेजा, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं, वो सिग्नल लेके आते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। ब्रेन से न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल आया, उठा, और ये बताएगा कि हाथ उठाओ, अब हाथ उठ गया। सिग्नल कौन लेके आया? न्यूरॉन्स। तो अगर हमारा हाथ मान लीजिए कट जाए, यहाँ पे कौन सा लेग लगा है, कौन सा हाथ लगा है? प्रोस्थेटिक हैंड अगर लगा दिया जाए, इतना हाथ हमारा कट गया, यहाँ पे एक प्रोस्थेटिक हैंड लगाया गया है, तो प्लास्टिक का हाथ है, तो वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो यहाँ से इम्पल्स आएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, सेंसर उसको सेंस तो कर पाएगा नहीं, तो वो काम नहीं कर पाता है ना, क्योंकि जब सिग्नल आते हैं तभी काम होता है। जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा इसको तो काम कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किया गया, एक रोबोटिक हैंड बनाया जाएगा, एक रोबोट बनाया जाएगा, हाथ की तरह होगा, उसको यहाँ से ज्वाइंट कर दिया जाएगा और इसमें सेंसर लगा दिए जाएंगे। जब सेंसर लगा दिए जाएंगे तो जो प्लास्टिक वाला हाथ है वो भी उठने लगेगा, प्लास्टिक वाला हाथ भी उठने लगेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। ये आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत तेज़ी से होगा, ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स। अभी तक क्या लगता था? अभी तक नॉर्मल प्रोस्थेटिक लेग या प्रोस्थेटिक हैंड लगता था, लेकिन जो रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स होगा उसमें सेंसर्स होंगे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हमारे न्यूरॉन्स लेके आते हैं उनको वो सेंस कर लेंगे और काम करने के लिए कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स। और रोबोटिक्स आर्थोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक आर्थोटिक्स, जैसे हमारी मान लीजिए हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए, कई बार पैरालाइज्ड हो जाती है, तो हाथ तो हमारा है लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि सिग्नल नहीं पा रहा है। तो अगर इसमें हम एक जो स्केलेटन लगा दें, बाहर से एक ढांचा बांध दें इसमें, क्योंकि हाथ तो पहले से है, वो सेंस करके इसको, वो सेंस करके काम करने के लिए बोले, वो सेंस करके काम करने के लिए बोले, तो उसको बोलते हैं रोबोटिक्स आर्थोटिक्स, क्योंकि एक जो स्केलेटन लगा हुआ है वही काम करने के लिए बोलेगा। समझ में आ गया आपको ना? रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स, रोबोटिक आर्थोटिक्स। प्रोस्थेटिक कहाँ पे यूज होगा? एक्सीडेंटल हमारा कोई लिम्ब, बॉडी पार्ट अगर खो गया तो उसकी जगह नया बॉडी पार्ट बना के रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स। और अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज्ड हो गया, हाथ पैरालाइज्ड हो गया, तो एक जो स्केलेटन लगा के वो सेंस करके पूरा परफॉर्म करेगा। समझ आ गया? तो ये है रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स एंड रोबोटिक्स आर्थोटिक्स। आप लिखिए इसमें पहला है रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स। रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ लॉस्ट लिम्स। This robotic system can receive signal from the brain. This robotic system can receive signal from the brain and convert it into movements and actions. Convert it into movements and actions. आपको समझ आ गया? अगला है रोबोटिक्स आर्थोटिक्स। Robotics arthrotics can be used with paralyzed legs, leg या limbs, paralyzed legs as exoskeleton, मतलब एक फ्रेम आपको बाहर से सेटअप कर दिया जाएगा, है ना, वही फ्रेम सिग्नल रिसीव करेगा। It can provide support and strength so that the person can walk or move. किसे लिए? रोबोटिक्स आर्थोटिक्स कैन बी यूज्ड विद पैरालाइज्ड लेग, मतलब फिर से लिखे नहीं, बोलना है फिर से।
रोबोटिक्स ऑर्थोटिक्स कैन बी यूज्ड विद पैरालाइज्ड लेग्स as exoskeleton. It can provide support and strength so that the person can walk or move. ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होगा ये ब्रेन से सिग्नल रिसीव करेगा और उसको मूवमेंट और एक्शन में बदलेगा। समझ आ गया? रोबोटिक्स ऑर्थोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोस्थेटिक्स। अगला टॉपिक है रोबोटिक सर्जरी। हाँ, ये रोबोटिक्स ऑर्थोटिक्स, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स अभी यूज नहीं किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये रोबोटिक मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में ये अच्छे से काम करेगा, है ना। ठीक है, अगला टॉपिक है रोबोटिक सर्जरी। ठीक है, रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोट सर्जरी करेगा, हाँ ऑलरेडी बन चुका है, दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। दा विंसी सर्जिकल सिस्टम बन चुका है, ये ऑलरेडी कई सारे अस्पताल में यूज किया जाता है। एम्स दिल्ली, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में भी इसका यूज होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर कंट्रोल पैनल पे बैठ के सर्जिकल ऑपरेशन करता है ना। तो इसके बारे में लिखिए थोड़ा। द विंसी सर्जिकल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। द विंसी सर्जिकल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय इंट्यूटिव रोबोटिक्स। इंट्यूटिव रोबोटिक्स, INTUITIVE, इंट्यूटिव रोबोटिक्स, INTUITIVE, इंट्यूटिव रोबोटिक्स, USA। And this is the most popular robotic surgery system which is being used in all over the world, The surgical robotic system can also be used for telerobotic surgery. This surgical robotic system can also be used for telerobotic surgery. अब रोबोटिक सर्जरी तो आपको समझ में आ रहा था, इधर पेशेंट लेटा है, इधर डॉक्टर बैठा है, ये रोबोट है, रोबोट के कंट्रोल पैनल पे डॉक्टर बैठ के रोबोट को ऑपरेट कर रहा है, सर्जरी हो रही है। लेकिन टेली रोबोटिक सर्जरी क्या है, ये एक नया वर्ड है। तो आपने टेली मेडिसिन सुना होगा ना। टेली मेडिसिन मतलब हम अपने घर में बैठे हैं, डॉक्टर से टेलीफोन पे बात करके डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं, तो वो टेली मेडिसिन। डॉक्टर बेंगलोर में बैठा है, हम अपने घर में बैठे हैं यूपी में, तो हम दोनों बात करके आराम से दवा ले सकते हैं, ये है टेली मेडिसिन की। लेकिन टेली रोबोटिक सर्जरी में क्या होगा, डॉक्टर कहाँ बैठा होगा, डॉक्टर जो बैठा होगा वो दिल्ली में बैठा होगा, और सर्जरी कहाँ चल रही होगी, सर्जरी चल रही होगी लखनऊ में। मरीज लखनऊ में है, डॉक्टर कहाँ से रोबोट को ऑपरेट कर रहा है, डॉक्टर रोबोट को ऑपरेट कर रहा है दिल्ली में, दिल्ली से। ठीक है, ये तो ये टेली रोबोटिक सर्जरी है। क्या ये होने लगी है? हाँ, स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। वो क्या है, मान लीजिए अगर बफरिंग करने लगे तो पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट निकाल के रखा है, उसी टाइम भी बफरिंग होना शुरू हो गई, तो ये हम इश्यूजन कैंसर में जानेंगे, तो दिक्कत होगी ना फिर टेली रोबोटिक सर्जरी। लेकिन हाँ, जो दा विंसी सर्जिकल सिस्टम है, अभी हम अच्छी बातें करना है, तो दा विंसी सर्जिकल सिस्टम जो है वो टेली रोबोटिक सर्जरी भी कर सकता है ना। अगला आगे लिए अगली लाइन, इंडियन स्टार्टअप असीमो रोबोटिक्स। असीमो वही है जिन्होंने रोबोटिक्स के लॉज दिए थे ना। तो इंडियन स्टार्टअप असीमो रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड कार्नियोबोट फॉर एक्यूरेट ब्रेन सर्जरी।
कार्डियोबोट, ब्रेन सर्जरी के लिए है ना। ब्रेन सर्जरी सबसे टफ टास्क है, लेकिन कार्डियोबोट रोबोट की सहायता से इसे थोड़ा मतलब करने में थोड़ा सा आसानी होती है। नेक्स्ट, robotic surgery is more famous and popular for brain and heart। मतलब ब्रेन और हार्ट की सर्जरी अगर करनी है तो रोबोटिक सर्जरी बहुत पॉपुलर है ना, ब्रेन और हार्ट के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी। लिखिए बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी, ये लिखिए होगा आपने। बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी। लेस टिश्यू डैमेज, लेस टिश्यू डैमेज, लेस टाइम एंड ट्रॉमा, less chances of infection, लेस टिश्यू डैमेज मतलब थोड़ा ही कट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, जितना जरूरत है उतना ही काटना पड़ेगा। अगर हम मैनुअल सर्जरी करते हैं तो हमें ज़्यादा कट करने की जरूरत पड़ेगी, हाथ से करेंगे, लेकिन जब रोबोट की सहायता से रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो हमें टिश्यू डैमेज मतलब कम से कम कांटा लगाना पड़ेगा, चीरा कांटा, है ना। लेस टाइम एंड ट्रॉमा, दर्द भी कम होगा क्योंकि वो सर्जिकल इक्विपमेंट उसी के लिए बनाया गया है, टाइम भी कम लगेगा। अगला लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कम चांसेस रहेंगे जब रोबोटिक सर्जरी से सर्जरी की जाएगी, जब रोबोट से सर्जरी की जाएगी तब। अगला है पोस्ट सर्जरी रिकवरी विल बी फास्टर, पोस्ट सर्जरी रिकवरी विल बी फास्टर। नेक्स्ट है सक्सेस रेट विल बी हायर, सक्सेस रेट विल बी हायर क्योंकि एक्यूरेट सर्जरी होगी ना वो बिल्कुल, तो सक्सेस रेट विल बी हायर। नेक्स्ट है मेडिकल सेक्टर में हमने रोबोट यूज किया, हेल्थ एंड मेडिसिन में जो रोबोट यूज किया उसके क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न है, जो हमने बोला है ना इश्यूज एंड कंसर्न कर लें, फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म कर लें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। issues and concerns है ना। देखिए issues and concerns, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, जो रोबोटिक सर्जरी हो नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, वो महंगी पड़ जाती है। issues and concerns में जो रोबोटिक सर्जरी हो महंगी पड़ जाती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट लेस अवेयरनेस एंड ट्रस्ट ओवर रोबोटिक सर्जरी, लेस अवेयरनेस एंड ट्रस्ट ओवर रोबोटिक सर्जरी। रोबोट सर्जरी करेगा ये सुनने में थोड़ा मतलब जैसे कोई नहीं समझदार है तो उसको कम अच्छा लग रहा है, वो डॉक्टर पे भरोसा करेगा, मशीन पे भरोसा नहीं करेगा, है ना। तो ये आप कह सकते हो। अगला है मिनिमम सेटअप टाइम विल बी रिक्वायर्ड, मिनिमम सेटअप टाइम विल बी रिक्वायर्ड सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी। अब रोबोट को सेटअप करने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर तुरंत कोई सर्जरी करनी है इमरजेंसी में तो वो मान लीजिए आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन की सर्जरी किया जाना है, एक्सीडेंट हो गया आधे घंटे के अंदर उसको सर्जरी करनी है, लेकिन रोबोट को सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा, रोबोट को सेटअप करने में आधा घंटा लग रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है। फिर रोबोट में हम डाटा फीड करते हैं सारा, क्या क्या बीमारी है, इन सब में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, तो मिनिमम सेटअप टाइम उसमें
जरूरी होता है। उसके बाद फिर लैक ऑफ इंफ्रा, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंफ्रा एंड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, लैक ऑफ इंफ्रा एंड ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स। लैक ऑफ इंफ्रा, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर टेली रोबोटिक सर्जरी कर रहा है और इंटरनेट फ्लक्चुएशन होने लगा, कोई स्टैंड बाई मोड भी नहीं है इंटरनेट का, तब तो दिक्कत करेगा। पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट निकाल के रखा, उसी में वो बफरिंग होने लगा, बस उसका काम हो गया, वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा उसकी टिकट कटेगी ऊपर की, है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट है, एक पॉइंट छूट गया था, मेडिकल सर्विस रोबोट और रोबोटिक नर्स, मेडिकल सर्विस रोबोट और रोबोटिक नर्स। तो अभी हॉस्पिटल्स में क्या क्या होता है कि पेशेंट्स की केयर के लिए बहुत सारे रोबोट्स बनाए जाते हैं, पेशेंट से बातचीत करने के लिए बहुत सारे रोबोट्स बनाए जाते हैं, और कोई अगर डेंजरस वार्ड है जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा डॉक्टर्स को भी रहता है, तो उसमें भी रोबोट्स बनाए जाने लगे हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे रोबोट्स बनाए गए थे। तो इसमें आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, थोड़ा 3-4 लाइन, बस क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो सेमी स्किल्ड वर्क के लिए मेडिकल सर्विस रोबोट बनाए गए। फिर कुछ सैनिटाइजिंग वर्क के लिए, हॉस्पिटल में साफ सफाई करनी है, तो उसमें भी कुछ रोबोट्स बनाए गए हैं। और जैसे पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करना है, तो उसके लिए कुछ रोबोट बना दिए गए, उसमें इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं, वो जैसे जाएंगे सामने, बस पेशेंट का टेम्परेचर चेक हो जाएगा। पेशेंट को खाना मतलब फूड का याद दिलाना है कि आपने खाना खाया कि नहीं, तो उसके लिए मेडिसिन की याद दिलानी है कि आपने दवा ली कि नहीं, तो उसके लिए मतलब याद दिलाने के लिए, रिमाइंडिंग के लिए ये कुछ रोबोट्स बनाए गए हैं। रोबोटिक नर्सेस आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मिनिमाइज द वर्कलोड ऑफ मेडिकल स्टाफ, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। Next point, Invento Robotics Bangalore has developed many medical robots for COVID management. Example, C-Astra. किसने बताया? Invento Robotics Bangalore. Invento मेडिकल सर्विस रिपोर्ट, मेडिकल सर्विस रिपोर्ट। ठीक है, C-Astra। C-Astra रोबोट क्या काम कर सकती है? कैन टेक टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, कोविड-19 के टाइम में ना, और कैन सैनिटाइज द रूम, दो काम कर सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे ये रोबोट बनाया गया था, इन्वेंटो रोबोटिक्स बैंगलोर ने इसको बनाया था, है ना। नेक्स्ट है रोबोमित्रा। व्हील रोबोट है, इसके चेस्ट पर स्क्रीन लगी होती है, ये व्हील रोबोट है, इसके चेस्ट पर स्क्रीन लगी होती है। ये कोविड वार्ड में जाएगा, पेशेंट के पास स्क्रीन से वीडियो कॉल से बात करा देगा, डॉक्टर से और उनके घर वालों से भी। ठीक है, पेशेंट के पास जाएगा, फिर अगले पेशेंट के पास जाएगा, व्हील रोबोट है। इट कैन कनेक्ट द पेशेंट वाया वीडियो कॉल। ठीक है, पेशेंट को फैमिली से कनेक्ट कर सकता है, पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, पेशेंट को किससे कनेक्ट कर सकता है? रोबोमित्रा, फैमिली से, डॉक्टर से,
वीडियो कॉल, ठीक है। तो वीडियो कॉल से पेशेंट फैमिली से बात करेगा तो थोड़ा इमोशनली वो सपोर्ट आएगा, है ना, और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी यूज हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये रोबो मित्र हो गया। नेक्स्ट है रोबोडॉग। रोबोडॉग, रोबोडॉग, इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, बस क्लास खत्म करते हैं। This is advanced medical robot which can connect patient to the doctor, and this will help in contactless care of the patient. This will help in contactless care of the patient. तो इसमें सेंसर और कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, ये जो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकता है पेशेंट को, और कॉन्टेक्टलेस रहेगा ये ना, मतलब कोई अगर डेंजरस उसको बीमारी है तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को भी तो अपनी लाइफ बचानी है ना, उसकी भी लाइफ तो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इन सारे रोबोट्स का मेडिकल फील्ड में यूज किया जा रहा है। तो अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल।